नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवोदय विद्यालय समिति के पीजीटी के इंटरव्यू के बारे में, जो कि होना है मार्च 2023 में। किस तरीके से श्योर सक्सेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। इंटरव्यू से पहले एक बार यह वीडियो जरूर देखें। हर चीज को साधारण तरीके से समझाया जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो देखने के बाद आप इंटरव्यू के लिए काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस का जो फाइनल फेज है वह इंटरव्यू है। इंटरव्यू और रिटन दोनों के जो मार्क्स हैं उनको मिलाकर के फाइनल मेरिट बनाई जाएगी सिलेक्शन के लिए। बात करते हैं कि इंटरव्यू जो है वो है क्या। इंटरव्यू में जाने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो बड़ा काम है वो आप कर चुके हैं। रिटन एग्जाम में आप अपने आप को साबित कर चुके हैं ऑलरेडी। आप बहुत सारे कैंडिडेट में से आपको सिलेक्ट किया गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आपने आंसर दिए हैं। तो एक बात तय है कि आप इस काबिल हैं कि आप टीचर नवोदय विद्यालय में बन सकते हैं। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपने आप को इंटरव्यू के ऊपर रखना है हमेशा। इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू एक कन्वर्सेशन है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उनके जवाब देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उनके जवाब देंगे, यही आपका काम है। आपके जवाब 100% सही हैं, सही नहीं हैं, यह सोचना आपका काम नहीं है। आप अपनी तैयारी कीजिए, संभव तैयारी कीजिए। सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आप तैयारी करें। अपने आप को फुल प्रूफ तैयारी करके जाइए और उसके बाद ये पूछने वाले पे छोड़ दीजिए कि वो कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं और आप अपने सटीक जवाब देने की कोशिश करें। अगर जवाब नहीं दिए जाते हैं तो आप उनको बताएं क्यों क्यों कोई जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। अगर कोई याद नहीं है तो उस चीज के बारे में बोलें कि मैं याद नहीं है, मुझे, मैं मिस कर रहा हूं, ये चीज भूल गया हूं। अगर आपको जानकारी है तो आप जानकारी दें। अगर आपको क्लियर जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी है, तो आप बिल्कुल वही बात बताएं। किसी कंफ्यूजन ना अपने आप में पालें कंफ्यूजन, ना उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करें। आप क्लैरिटी के साथ बताएं कि सर इसमें मुझे बहुत अच्छा तो मेरी तैयारी नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है, मैं बता देता हूं। जिसके बारे में स्पष्ट पता है उसके बारे में स्पष्ट बताएं। मतलब क्लैरिटी आपकी बात में होनी चाहिए। आपका जो डिस्कशन है वो सही होना चाहिए। इंटरव्यू अपने आप में क्या होता है? सी बिटवीन या सी ईच अदर, एक दूसरे को जानने, समझने और देखने की प्रक्रिया इंटरव्यू होती है। वो केवल ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस के जवाब आपने दे दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या आपने सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट हमें ऐसे मिलते हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए होते हैं और उनका ये मानना होता है कि हमने सारे जवाब सही दिए थे, लेकिन उसके बाद भी वो इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो उसके बहुत सारे रीजन हैं। हर एक रीजन को हम हर एरिया के हिसाब से डिस्कस करेंगे। बहुत से कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि मैं तो इंटरव्यू से सेटिस्फाई नहीं था, मैं सारे जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो कई सारे कारण होते हैं। केवल यहाँ पे जो क्वेश्चन और आंसर वाला पार्ट था, वास्तव में आप रिटन एग्जाम में ऑलरेडी दे चुके हैं। आपके पास जानकारी है सब्जेक्ट की, इसीलिए आप इंटरव्यू में पहुंच रहे हैं। अब आपका एक्सप्रेशन वाला पार्ट है, ना कि आपका आंसर वाला पार्ट। अपने आप को आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये पर्सनल इंटरव्यू है। आपकी पर्सनैलिटी मैटर करेगी, आपका डिस्कशन का तरीका मैटर करेगा, आपका कन्वर्सेशन मैटर करेगा, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा, आपकी जो जेन्युइनिटी है और जेनरोसिटी है वो मैटर करेगी इंटरव्यू में। इंटरव्यू में हालांकि लोगों के अलग अलग मत होते हैं। जो रिसर्चर्स हैं उनके जनरल जो कंसेंसस है वो इस परसेंटेज के आसपास ठहरती है। बहुत सारे थिंकर्स बताते हैं कि जो वर्बल इंप्रेशन होता है इंटरव्यू में सक्सेस के लिए वो 35% रोल प्ले करता है, और जो नॉन वर्बल चीजें होती हैं वो 65% तक मैटर करता है आपके सक्सेस के लिए इंटरव्यू में। नॉन वर्बल में आपके फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव, टोन ऑफ वॉइस, आपकी बातचीत करने की टोन क्या है, मूवमेंट, आपका मूवमेंट, आपकी गति, जब आप जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, अपीयरेंस आपका उनके सामने, आई कांटेक्ट आपका जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे उनके साथ, जेस्चर्स आपके और पोस्चर आपके बॉडी के, ये सब मैटर करेंगे और इन सब के बारे में ही हम डिस्कस भी करेंगे। तो अब
जितना भी नॉन वर्बल पार्ट है, इसमें महत्वपूर्ण एक जो लाइन है, यह याद रखनी है आपको, द बिग थिंग्स आर हिडन इन सिंप्लिसिटी। आप जितनी सिंप्लिसिटी में रहेंगे इन सब चीजों के साथ, जितना अपने आप को कूल रखेंगे, सिंपल रखेंगे, उतना ही बड़ा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पे हमारा ध्यान रहना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेपरेशन। आपको प्रिपेयर होना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपको प्रेपरेशन करनी है, आपको इंटरव्यू के दिन तक प्रेपरेशन करनी है। इंटरव्यू के लिए प्लान करना है आपको पहले से। आपको पॉजिटिविटी मेंटेन करे रखनी है। नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली नुकसान कर देती है और पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट पहुंचाती है। आप जो भी पॉसिबिलिटी है आपके सिलेक्शन की, जो पॉजिटिविटी है वो आपका बढ़ाएगी उसको। ड्रेस फॉर सक्सेस, इसके बारे में बात करेंगे। आपको ड्रेस यानी कि जो इंटरव्यू में आप पहन के जाएंगे वो सक्सेस के लिए होने चाहिए। उनका जो पहनावा है आपका, वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो सक्सेस के लिए काम करे, आपके सक्सेस के चांसेस को बढ़ाए। जेस्चर एंड पोस्चर आपको मेंटेन करने हैं उस दिन इंटरव्यू में अपने, ताकि ये पॉजिटिव एनफोर्स करें आपके पूरे प्रोसेस को। लैंग्वेज आपकी चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है, जो भी भाषा आप बोलते हैं, आप उस लैंग्वेज पे पकड़ बनाने की कोशिश करें। अब लैंग्वेज में बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, मैं साइंस का टीचर हूँ, मैं हिंदी का टीचर हूँ, तो मैं इंग्लिश कैसे बोलूँगा, क्या इंग्लिश पूछी जाएगी या नहीं पूछी जाएगी। देखिए नेचुरली, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और नवोदय विद्यालय में अगर आप जॉब करेंगे तो आपका सिलेक्शन कहीं भी हो सकता है। आप नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं, आप साउथ में जा सकते हैं, आप J&K में जा सकते हैं, पंजाब में जा सकते हैं, हरियाणा में जा सकते हैं, बिहार में जा सकते हैं, उड़ीसा में जा सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं। बहुत सारी बोलियां हमारे यहाँ भाषाएं बोली जाती हैं। तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको हिंदी भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए और इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश के टीचर नहीं हैं तो कोई भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपकी इंग्लिश बहुत ही हाई फाई हो, और अगर आप हिंदी के टीचर नहीं है तो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपकी हिंदी बहुत शानदार होनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि वर्किंग नॉलेज आपको इंग्लिश की भी होनी चाहिए और वर्किंग नॉलेज आपको हिंदी की भी होनी चाहिए। ये जरूर रिक्वायर्ड होता है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दिखेगा जब आप इंटरव्यू देंगे। आपको इंग्लिश इतनी जरूर आनी चाहिए कि जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप जवाब अंग्रेजी में दे पाएं। ग्रामेटिकली वो एक्यूरेट हो नहीं हो ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप जवाब देने को रेडी हैं और आपका जो जवाब है वो सामने वाले को समझ आ गया है। इतना सफिशिएंट है इंग्लिश के लिए भी और हिंदी के लिए भी। अगर आप इंग्लिश और हिंदी में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो कम से कम जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के, उनकी प्रैक्टिस जरूर आप कर लें। 10-20 दिन लगातार क्वेश्चन अपने बनाएं और उनके आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन आप अपने बनाएं और उनके आंसर देने की कोशिश करें। कई सारे क्वेश्चंस तो आज के डिस्कशन में हम कर देंगे शामिल, और आने वाले टाइम में हो सकता है हम क्वेश्चंस की भी एक लिस्ट बना करके अपने ग्रुप में डाल देंगे, कौन से क्वेश्चंस के आप आंसर तैयार कर लें। आप हिंदी में भी आंसर तैयार कर लें उनके बोलने के लिए, इंग्लिश में भी तैयार कर लें। अगर आपसे इंग्लिश में पूछा जाता है तो इंग्लिश में जवाब दें, हिंदी में पूछा जाता है तो हिंदी में जवाब दें। एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। आपको ऐसा एटीट्यूड रखना है जो आपके पर्सनैलिटी में अच्छा इंप्रेशन लाए। बी अ गुड लिसनर, इसको ध्यान रखना है। आपको लिसनिंग भी करनी है इंटरव्यू वाले दिन। जैसा कि इंटरव्यू के बारे में अभी स्टार्ट में डिस्कस किया कि इंटरव्यू एक आपस में बातचीत का क्रम है। ऐसा नहीं है कि केवल आपको ही बोलते रहना है, आप सुनेंगे भी, सुन करके जवाब देंगे। आंसर फॉर एवरीथिंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या हर चीज का आंसर आपके पास होना चाहिए या कुछ चीजों का नहीं होना चाहिए, इसके बारे में क्या होगा, एक एक करके अब इन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे हर एक के बारे में पूरी क्लैरिटी लाने की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेपरेशन के बारे में। आप प्रेपरेशन किस तरीके से करेंगे। प्रेपरेशन में आपको प्रिपेयर करना है, एक तो अपने आप को प्रिपेयर करना है और दूसरे अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखना है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक अलग से भी हमने वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं, और इसमें भी हम फिर से एक शॉर्ट डिस्कशन डॉक्यूमेंट्स का भी करेंगे। तो एक तो आपको अपने आप को तैयार करना है इंटरव्यू के लिए, एक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है। अपने आप को जब तैयार करेंगे तो अपने आप में आपकी कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे आप तैयार करेंगे। आपको पर्सनल पर्सनल का मतलब है कि आप पर्सनल जानकारी, अपने बारे में जानकारियों
को लोग जानते ही हैं अपनी जानकारी, लेकिन आपसे आपकी जानकारी मांगी जाएंगी, इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। आपसे पूछा जाएगा कि अपने बारे में बताइए। जब आप अपने बारे में बताएंगे तो अपने बारे में आपको बताना होगा क्रम से, उसका कोई प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई सेट पैटर्न नहीं होता है, कोई एक जैसा जवाब सबका अच्छा नहीं माना जाता है, सब अलग अलग तरीके से जवाब दे सकते हैं। नॉर्मल होकर के एक्सप्रेशन दें। आमतौर पे इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है कि अपने बारे में बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आप में से कोई भी इंटरव्यू जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनमें से कोई भी आपसे पूछेगा कि आप अपने बारे में बताइए, टेल अबाउट योर सेल्फ समथिंग। तो उस समय आप अपने बारे में बताएंगे, चाहे तो इंग्लिश में तैयार करके ले जाइए, चाहे हिंदी में, और नॉर्मल जैसी चीजें बताइए। आप अपने बारे में बताना शुरू करिए कि मेरा नाम ये है, मैं फला गांव का रहने वाला हूँ, वो उस डिस्ट्रिक्ट में है, उस स्टेट में पड़ता है, मेरी पढ़ाई 10th तक की यहाँ पे हुई, मेरी ग्रेजुएशन यहाँ से हुई, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने प्रेपरेशन शुरू की, प्रेपरेशन के अलावा अगर आपने कोई जॉब, एकदम क्रम से बताते रहें, कोई जोर भी नहीं पड़ेगा आप पे, आप अपनी कहानी बता दीजिए आराम से। तो मैंने प्रेपरेशन की, मैंने यहाँ पे जॉब की, वहाँ पे जॉब की, मैंने तैयारी की, मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया, अब इंटरव्यू है मेरा, और मैं बस ये आपका कंप्लीट हो जाता है इंटरव्यू है मेरा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं नवोदय में एक टीचर होऊंगा। तो आप पर्सनल अपने बारे में बता सकते हैं। इसमें आप और लाइन भी जोड़ सकते हैं। जो मेजर मतलब जो मेजर चीज है, जो वहां पे मेजर रोल प्ले करेगी, वो ये होगी कि आप कितने संतोष और शांति के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। आप अपने बारे में, पर्सनल के बारे में ये जानिए कि आप किस शहर के रहने वाले हैं, उस शहर की क्या कोई हिस्ट्री है, ये भी जानिए। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय कहाँ है, यह भी आपको जानना है। आपका जो अपना सब्जेक्ट है उसके बारे में भी आपको जानना है, ताकि आपकी जानकारी अपने आप जब आप दें तो एक कॉन्फिडेंस के साथ दें और एक पॉजिटिव उसका इंप्रेशन रहे। दूसरा है नवोदय विद्यालय सिस्टम, एनवीएस के बारे में जानें। एनवीएस के बारे में जानने के लिए जो एडवर्टीजमेंट निकला था, आप उसको अच्छे से एक बार पढ़ें। आप नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर जाएं, वेबसाइट पे जाकर के उसकी चीजों को पढ़ें, उसमें जो अवेलेबल जानकारी है कम से कम उनको पढ़ लें। सो दैट ये, अब ये एक्सपेक्ट नहीं है कि आप 100% सब कुछ जान जाएंगे नवोदय के बारे में, बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन नेगेटिव इंप्रेशन तब आता है कि अगर आपसे नवोदय के बारे में कोई बात पूछ ली जाए और आपको बिल्कुल भी पता ना हो कि नवोदय एक रेजिडेंशियल सिस्टम है। अगर मान लो आपको नहीं पता, नवोदय में मैस होती है बच्चों के खाने के लिए, टीचर भी वहां पे खाना खाते हैं, अगर आपको ये नहीं पता, नवोदय में जो नवोदय है वो इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन एक नवोदय पाया जाता है, केवल एक स्टेट को छोड़ करके। अब ये स्टेट मैं बता भी सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन के फॉर्म पे आपको छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं नवोदय में टीचर रहा हूं, ट्रेनिंग्स में गया हूं, मुझे पता है। ये आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं होमवर्क के लिए, आप ये पहचान करें कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें एक भी नवोदय नहीं है और उसका कारण क्या है। यह क्वेश्चन आप जान लें, और अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो आप बताना कमेंट्स में, मैं जरूर डेफिनेटली उसको कमेंट्स में ही आपको जवाब भी दूंगा। तो ये चीजें आपके लिए पॉजिटिव चीज होंगी। अगर आप इन चीजों का जवाब देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि जो बंदा जॉब करने आया है वो मतलब चाह रहा है यहाँ पे जॉब करना, ही इज पैशनेट टू गेट दिस जॉब। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगी इंटरव्यूअर के माइंड में। उसके बाद है जी के, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब हो गया जनरल, मतलब एक विस्तार है, बहुत बड़ा एरिया जनरल नॉलेज का। क्या जाने और क्या नहीं जाने इसके बारे में मैं बता देता हूं। अब इंटरव्यू के लिए आपको कहां से तैयारी करनी है। जीके के बारे में कोई बड़ी बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जीके के बारे में आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप जो करंट जीके है उसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। एक तो आप जिस शहर के रहने वाले हैं उसकी तो हिस्टोरिकल जानकारी आपको पता होनी चाहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट की हिस्टोरिकल जानकारी आपसे पता होनी चाहिए। कई दफे ये चीजें पूछ ली जाती हैं, इससे ये पता चलता है कि पर्सन कितना अवेयर है। दूसरा, जो करंट में चल रहा है उसके लिए आप करंट का न्यूज़पेपर पढ़िए, हर दिन न्यूज़पेपर पढ़िए और पूरे तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़िए, और इंटरव्यू वाले दिन तक आप न्यूज़पेपर पढ़िए, चाहे हिंदी का पढ़ें या इंग्लिश का पढ़ें। और उस न्यूज़पेपर में भी खास तौर पे ऐसी चीजों को जरूर पढ़िए जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करती हैं। कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स वालों को, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वालों को जो इकोनॉमी का पेज होता है न्यूज़पेपर में, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, एकदम ट्रैक करें 20 दिन तक आप, इंटरव्यू वाले दिन तक, कि क्या हमारी इकोनॉमी में चल रहा है, क्या मार्केट में चल रहा है, ताकि आप करंट जानकारियों से अपडेट रहें। ये एक्सपेक्ट किया जाता है आज के टीचर से कि वो जो करंट सिस्टम है, करंट नॉलेज है, उससे अपडेट रहे, तभी वो बच्चों को अपडेट कर पाएगा।
तो अगर आप जीके के बारे में गोल हो गए वहाँ पे, खास तौर पे अपने सब्जेक्ट की करंट अफेयर्स के बारे में, तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी G20 समिट इंडिया में चल रहा है, तो G20 समिट के बारे में पूरा सा अच्छे से पढ़ के जाएँ। ये तो सभी सब्जेक्ट वालों के लिए ज़रूरी है, लेकिन इकोनॉमिक्स वालों के लिए और कॉमर्स वालों के लिए खास तौर पे बेहद ज़रूरी है कि उनको G20 के बारे में, जो समिट चल रही है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये एक अच्छा इंप्रेशन डालेगी अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो। इसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में आपका जो सब्जेक्ट है उस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। नो डाउट आप कमांड रखेंगे तभी आप अच्छा इंप्रेशन डाल पाएंगे। कमांड आपको किस चीज पे रखनी है, क्योंकि आप पीजीटी का इंटरव्यू दे रहे हैं और आपको 11th और 12th पढ़ानी है। आप जरा भी इस बात की चिंता ना करें कि आपको हायर का पता होना चाहिए। रिटन एग्जाम अलग चीज है, इंटरव्यू जो होता है वो उसके लिए होता है जो आप पढ़ाने जा रहे हैं। आप स्पष्टता के साथ बता भी सकते हैं। आप वहाँ पे पोलाइटनेसली, अगर मान लो कोई हायर का टॉपिक पूछ लिया जाता है तो पोलाइटली आप जवाब दे देंगे कि सर अभी मैं इसके टच में नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को 11th-12th के लिए प्रिपेयर करके आया हूँ। आप 11th और 12th का जो सब्जेक्ट है आपका अपना, उस पे अच्छी कमांड बनाएं। अच्छी कमांड बनाने का तरीका है कि आप जो बुक्स हैं 11th-12th की एनसीईआरटी की हो, या अगर आपके सब्जेक्ट में एनसीईआरटी से ज्यादा अच्छी कोई बुक अवेलेबल है किसी प्राइवेट पब्लिशर की जो स्कूल्स में चलती है। यहाँ पे अच्छी बुक का मतलब कि उससे लगाएं आप बिल्कुल, जो स्कूल्स में ज्यादा चलती है, इस बात का ध्यान रखें। आप उस बुक को ज्यादा पढ़ के जाएं, बढ़िया तरीके से पढ़ के जाएं, उस पे एकदम कमांड बनाएं, उसके सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करें, जो भी मेजर टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बना लें आप, क्योंकि वो अच्छा इंप्रेशन छोड़ेंगे। अगर आप अपने सब्जेक्ट में बेहतर नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए अपने सब्जेक्ट को मजबूत करके जाएं। खास तौर पे जब आप 11th-12th की बुक पढ़ लें, उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई बुक अगर आपने ली है तो उसको भी पढ़ के जाएं। वो आपके लिए एक कवर अप का काम करेगी। जैसे अगर आप कॉमर्स के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो मैं आपसे जो मेरी बुक है, ऐसा नहीं कह रहा कि मेरी बुक है इसलिए मैं कह रहा हूं, बट ऐसे भी आपको पढ़नी चाहिए। इंटरव्यू जाने से पहले आप 11th-12th की बुक पे कमांड बनाइए और तीसरी बुक आप हमारी बुक पढ़िए। आपको डेफिनेटली सब्जेक्ट बहुत एनरिच होगा और आप सब्जेक्ट में एक्सेल कर पाएंगे अपने इंटरव्यू में, मुझे पूरी उम्मीद है। उसके बाद 11th की बुक, 12th की बुक और तीसरी हमारी बुक। इवन आप किसी फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी सब्जेक्ट के लिए खास तौर पे, तो हमारी बुक का जो स्टाइल है वो इस तरीके से है, वो बनाई हमने इस तरीके से है कि वो बहुत ज्यादा बोझिल भी ना हो, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं हो जाए। इसलिए उसमें हमने जो मटेरियल है वो ब्रीफ भी रखा है, लेकिन कवरेज उसकी ज्यादा रखी है। इसलिए उस बुक का तरीका ये है पढ़ने का कि आप 11th की बुक पढ़ें, 12th की बुक पढ़ें और उसके साथ हमारी बुक पढ़ें। तीनों बुक जब आप पढ़ेंगे तो आप पीजीटी का कोई एग्जाम भी क्वालिफाई कर पाएंगे और आप कोई भी इंटरव्यू दें, जरूरी नहीं है नवोदय का, आप प्राइवेट स्कूल में भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। अब आते हैं सब डॉक्यूमेंट्स पे। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो कॉल लेटर में दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ें और कॉल लेटर में पॉइंट बना करके दे रखे हैं कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। आप उसी ऑर्डर में सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर करके रख लें और सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लें। उनकी फोटो कॉपी के 2 सेट बना लें। एक सेट आप सेल्फ अटेस्टेड बना के रखें, दूसरा आप प्लेन रखें। सेल्फ अटेस्टेड मांगा गया है लेकिन प्लेन आप कवर अप के लिए रख लें फिर भी। तो इस तरह 2 सेट बना लें, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स बना लें, वो भी अपने आप पहले से प्रिपेयर रखें ताकि लास्ट टाइम में कोई आपको भगदड़ ना करनी पड़े अचानक। लास्ट टाइम के भरोसे मत बैठिए, आप पहले से उन सबको तैयार करके रखिए। अब बात करते हैं टाइम के बारे में। तो टाइम के बारे में कहना है कि आप टाइमली अपने आप को प्रिपेयर रखें। आप टाइम से पहुंचे इंटरव्यू देने की जगह। अगर आप जहां पे इंटरव्यू आपका होना है, अगर वो जगह आपके बहुत करीब है, तो आप उस दिन जो 9 बजे का टाइम है अगर, तो 9 बजे से कम 2 घंटे पहले जरूर पहुंच जाएं। हो सकता है कभी-कभी रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं। मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा है क्योंकि मैंने भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं और अभी भी जो हमारे व्यूअर्स हैं या साथी हैं देते रहते हैं तो उनका मैं सुनता रहता हूं, उनके जो एग्जाम के बाद जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव रहते हैं। कई दफे ऐसा होता है कि आप चले लेकिन अचानक रोड पे कोई रोड ब्लॉक हो गया, कोई अचानक जाम लग गया, कोई अचानक गाड़ी फंस गई कहीं पे, बहुत सारे कारण होते हैं। तो 1-1 घंटे तो जाम लग जाता है, रुकना पड़ जाता है। तो इसलिए आप 2 घंटे पहले का अपना प्लान करके चलें अगर आप इंटरव्यू के प्लेस से बहुत नजदीक हैं।
अगर आप इंटरव्यू के सिटी से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो आप 1 दिन पहले ज़रूर उस जगह पे पहुँच जाएँ, जहाँ जिस सिटी में इंटरव्यू होने वाला है, ताकि आप तनाव से दूर रखें, है ना? ट्रेन हो, चाहे बस हो, कुछ भी है, कभी भी डिले हो सकती है, इवन फ्लाइट्स भी डिले हो जाती हैं, ऐसे कारण हो जाते हैं, तो आप 1 दिन पहले का प्लान शेड्यूल करके चलें। टाइम, दूसरा टाइम का है कि आप समय से अपना अपना टिकट कर लें बुक, चाहे आप बाय एयर जाएँगे, चाहे आप बाय ट्रेन जाएँगे। अगर जाएँगे तो पहले से टाइमली आप अपना टिकट बुक करके रखें, ताकि लास्ट टाइम जो रश होता है आप उसमें ना पड़े, और आप पेशेंस से, आप शांति से, पीस ऑफ माइंड के साथ आप अपनी प्रिपेयर कर पाएँ। दूसरा प्लान आपको करना है प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में जो मेजर चीज है वो यही है कि यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ। आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है उस दिन, और आपका प्रेजेंटेशन एकदम शानदार होना चाहिए। शानदार कब होगा? जब आप उसकी कुछ तैयारी पहले से करें। आप तैयारी कैसे करेंगे? जरूरी नहीं है आपको इस तैयारी करने के लिए कि किसी की मदद ही लेनी पड़ेगी। मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, आप कैसे इसकी तैयारी करेंगे। आप प्रेजेंटेशन देने के लिए आप कुछ क्वेश्चंस अपने बनाएं, सेटअप करें, इंटरव्यू के जो हो सकते हैं संभव, उन क्वेश्चंस के आप खुद से आंसर देने की कोशिश करें। आप अपने घर पे शीशे के सामने खड़े हो जाएं, आप बोलें, आप अपना एक्सप्रेशन देखोगे, चेहरे के हाव भाव देखोगे, आपको जो बोलते समय जो परेशानी होती है आप उसको पहचान पाओगे क्यों आ रही है। आप लगातार बोलें, आप 5 दिन बोलें, 10 दिन बोलें, पूरा इंटरव्यू देने की कोशिश करें अपने आप से आप। तो उस तरह से आप जब शीशे के सामने देंगे तो आप अपने हाव-भाव भी देखते रहोगे साथ-साथ, और डेफ़िनिटली मैं बता ये मतलब ये मेरा एकदम विश्वास है, परम विश्वास है मुझे इस बात पे कि आप 5-10 दिन लगातार ये काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाएँगे इंटरव्यू के समय। आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएँगे। आपका जो सेंटेंस फ्रेमिंग होगी, वो अच्छी होगी। जो अच्छे वर्ड हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड वर्ड हैं, आप वो चुन पाओगे बोलने के लिए, चाहे आप हिंदी में बोल रहे हों, चाहे इंग्लिश में बोल रहे हों। आपको बहुत अच्छी जो लैंग्वेज है, वो नहीं है, तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात अच्छी ये है कि आप उस समय बोल रहे होने चाहिए, आप अपनी बात को रख पा रहे होने चाहिए, अच्छे तरीके से, एक अच्छे फ्लो में, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और जो टोन है वो भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, प्रिपेयर करना है अपने आप को। हालाँकि प्रेज़ेंटेशन के लिए हम प्लान कर रहे हैं, हम मौका देंगे उन लोगों को जो हमारे व्यूअर्स हैं, या जो हमारी बुक ले रहे हैं, उन लोगों को जिन्होंने हमारी बुक ली हुई है, या किसी भी तरीके से जो हमसे एसोसिएटेड हैं, हम उनको एक अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कराएँगे मूक टेस्ट वगैरह की, ताकि वो मूक इंटरव्यू की, ताकि वो इंटरव्यू दे पाएँ पहले से, और इंटरव्यू को समझ पाएँ, और अपने आप को चेक कर पाएँ कि क्या कोई कमी तो नहीं रह रही थी। तो उसका हम प्लान कर रहे हैं, आपको बता देंगे हम टाइमली। आप चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता चल जाए उसके थ्रू, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और बीडी कॉमर्स स्टडी चैनल नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। जिस दिन हम कराएंगे उससे 2 दिन पहले कम से कम हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि इस दिन हम कोई मीट कर रहे हैं। जिस दिन मीट करेंगे उस दिन भी हम आपको बता देंगे, जिस दिन हम मूक इंटरव्यू करेंगे उस दिन भी हम आपको बता देंगे। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक मेजर रोल प्ले करता है बेटर मार्क्स लेने के लिए इंटरव्यू में। अब बात यहाँ पे आती है कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा और कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आएगा आपकी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस आपको करनी है बोलने की भी, अपने आप भी करनी है, और संभव है अगर 2-3 फ्रेंड्स हो जाते हैं तो आपस में ऐसे मिलकर के एक दूसरे को इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर समझते हुए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ें, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ें इंटरव्यू वाले दिन तक, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, पॉजिटिविटी मेंटेन होगी। पॉजिटिविटी कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, और कॉन्फिडेंस आपको पॉजिटिव रखेगा, तो दोनों चीजें मिलकर के काम करेंगी, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। फिर इसके बाद आती है ड्रेस फॉर सक्सेस। ड्रेस फॉर सक्सेस, ड्रेस कैसी होनी चाहिए इंटरव्यू वाले दिन? तो देखिए, इंटरव्यू में कोई ड्रेस कोड तो होता नहीं है, बट सिंपल, सोबर, आप मतलब लुक लाइक ए टीचर। आपको ये सोचना है कि ऐसा होना चाहिए, आप एक टीचर की तरह दिखें। बहुत ज्यादा जो फैशन वाले आइटम्स हैं उनको उस दिन आप नेग्लेक्ट करें।
उनको आप पहनने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सिंपल दिखें और एक टीचर की तरह दिखें। यहाँ पे सिंपल का मतलब ये है कि आप में एक टीचर दिखना चाहिए लोगों को, एक रोल मॉडल दिखना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल्स होते हैं ख़ास तौर पे 11th-12th पे, यहाँ पे टीनेजर्स आपसे पढ़ते हैं। तो जो टीनेजर्स हैं, वो आपको रोल मॉडल मानने लग जाते हैं अपने टीचर को। इसलिए ज़्यादातर जो प्रिंसिपल्स होते हैं या जो सीनियर टीचर्स होते हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नए टीचर हमारे आएँगे, वो इस तरीके से आएँ जिनको देख कर के बच्चों में एक अच्छी जो संस्कृति है वो पनपे, जो बच्चे हैं वो उनको रोल मॉडल माने, तो डिसिप्लिन बढ़े उससे। तो इस चीज़ को आप खास ध्यान रखें। अगर आप टीचर हैं, जेंट्स हैं, तो जेंट्स के हिसाब से आप पहनावा पैंट शर्ट का रख सकते हैं। टाई अगर आप लगाते हैं तो लगाएँ, और अगर आप टाई पहले से नहीं लगाते हैं तो कंफर्टेबल फ़ील अगर नहीं करते हैं तो बिल्कुल नहीं लगाएँ, वो अनईज़ी रहेगा फिर उस दिन आपके लिए। जिनको लगाने की आदत है वो लगा के जाएँ, जिनको टाई लगाने की आदत नहीं है वो ना लगा के जाएँ। तो कोई बहुत ज़्यादा जो कलर कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसे जो तीखे कलर होते हैं उनको अवॉइड करें। आप बेहतर है हल्के रंग के जो कपड़े हैं वो उस दिन पहनें। अब उसमें अपनी-अपनी चॉइस होती है, फिर भी जैसे अगर मेरे से कोई कहेंगे तो मैं बताऊँगा कि क्रीम कलर या व्हाइट कलर की शर्ट हो, और या हल्का चेक हो शर्ट में, और जो पैंट है वो भी एक नॉर्मल सा होना चाहिए, ब्राउन कलर का हो या ग्रे कलर का हो, तो ये अच्छे रहते हैं। ऐसे ही आप अगर वुमेन टीचर हैं तो वुमेन टीचर का भी जो पहनावा है वो भी वैसे होना चाहिए कि जिनमें सोबरनेस दिखाई दे। तो इस तरीके से आप जाइए, जिससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा डेफिनिटली। खास बात है कि अपने आप में कई दफ़े पता चलता नहीं है, तो इसके लिए बेटर तरीका होता है कि आप अपना जो ड्रेस का चयन है वो अपने मित्र पे किसी पे छोड़ें। आप उससे कहें कि आप देख के बताओ कि मैं एक टीचर लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। तो बस वो सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कि जेस्चर एंड पोस्चर की, इनको कैसे मैनेज करें। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि जेस्चर पोस्चर होते क्या हैं, और फिर आप उन पे काम करें। जेस्चर बॉडीली मूवमेंट होता है, जब आप अचानक किसी की तरफ देखते हैं, आप हाथ रखते हैं, पैर बढ़ाते हैं, चेयर पे बैठने जाते हैं, ये सब जेस्चर में आ जाते हैं। पोस्चर तरीका होता है बैठने का या खड़ा होने का, आप किस पोस्चर में खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं। जेस्चर इंटेंशनल भी होते हैं, अनइंटेंशनल भी होते हैं। कई दफ़े हम चाहते नहीं कि हम ऐसा करें, और कई दफ़े हम चाहते हैं कि हम ऐसा करें, तो जेस्चर उस हिसाब से मैनेज होते हैं। पोस्चर ज़्यादातर अनइंटेंशनल होते हैं, तो इन पे आपको ध्यान देखने की ज़रूरत है। जैसे ग्रीटिंग, विश, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, कुछ इजीली आइडेंटिफाइएबल जेस्चर्स हैं जो आज आसानी से आइडेंटिफाई होते हैं। आपको करना चाहिए, आपको विश करना चाहिए, चाहे गुड मॉर्निंग करें, गुड आफ्टरनून करें, जो भी उस टाइम पे टाइम हो। जब आप छोड़ के जाएं इंटरव्यू का, आप थैंक यू बोलना मतलब जरूर बोलें, ये अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। पोस्चर में आप कूल दिखने चाहिए, रिलैक्स दिखने चाहिए, कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए। तो यहाँ पे बात आती है, या टेंस्ड, यहाँ पे मतलब आप टेंशन में नहीं दिखने चाहिए। ये तो इसका मीनिंग है खाली पोस्चर का। अब जैसे कॉमन सी बात है कि कई दफ़े अगर हम बैठते हैं तो कोशिश करनी चाहिए क्रॉस ना हो हमारे हाथ या पैर दोनों ही। दूसरी बात, हमारे हाथ कई दफ़े मान लो टेबल हमारे सामने है, तो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो तो अपने हाथ टेबल पे रख सकते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू दे रहे हैं, हम लोगों को उस समय टेबल पे हाथ नहीं रखने चाहिए। ये ठीक नहीं समझा जाता उस समय पे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम अंदर जा रहे हैं रूम में, तो हम पूछ के जाएँ। हम पूछें ज़रूर, मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैडम, जो भी वहाँ पे बैठा हो। जब हम वहाँ पे जाएँ, तो हम अचानक नहीं बैठ जाएँ, हम उनको विश करें, और जब हम विश करें तो उन सब की तरफ एक दफ़ा देखें। अगर वहाँ पे कोई वुमेन बैठी है, तो उनको नमस्ते मैडम या जो भी आप विश करते हैं, मैडम को भी संबोधित करें, और जो सर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको भी आप संबोधित करें। और एकदम एक-एक करके भी ना करें, जैसे 5 लोग हैं तो ऐसा नहीं है 5 बार करेंगे आप। आप एक ही बार करेंगे, गुड मॉर्निंग सर्स एंड मैडम। जब मैडम कहें तो मैडम की तरफ देखें, ये कॉमन चीज़ें हैं। सर की तरफ देखें तो अगर 2-3 लोग बैठे हुए तो उन सब की तरफ एक नज़र आपकी घूम जानी चाहिए। मतलब उन सबको ये एहसास हो कि हम सबको इसने विश किया है। जब वो आपको कहने को कहें, बैठने को कहें, तो आप बैठ जाइए, और आप थैंक यू ज़रूर कहिए, थैंक यू सर या थैंक यू मैडम, जब आप बैठ जाते हैं। आप जब वो क्वेश्चन पूछें तब आप क्वेश्चन बताइए। आप पहले उनका क्वेश्चन पूरा सुनिए, इत्मीनान से सुनिए। आप जल्दबाजी में बिल्कुल भी जवाब नहीं दें। जल्दबाजी में एक तो यही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि आप जल्दबाजी में
जवाब दे रहे हैं। दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि जल्दबाजी में कई दफ़े हम गलत जवाब दे जाते हैं। तो आप उनके क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनें, थोड़ा-सा पॉज़ लें, आराम से रीथिंक करें, तब उसके बाद अपना जवाब दें। अगर आपको जवाब आता है, आप जवाब दें। अगर आपको जवाब नहीं आता है, आप सॉरी कहें और बता दें कि इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, या इस चीज़ को मैं अभी भूल रहा हूँ, मेरे याद नहीं आ रही है। जो भी बात है आप स्पष्ट तरीके से बताएँ। आप किसी भी चीज़ में अगर गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो वो लोग काफ़ी अनुभवी होते हैं, तजुर्बे वाले होते हैं। वो चेहरे के हाव-भाव से समझ जाएँगे कि ये हमको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। आप अगर अपने इंटरव्यू में ईमानदार रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, तो आपके लिए ये पॉजिटिव होगा। आप ज़रूरी नहीं है सारे सवालों के जवाब दें। आपके पास जिन सवालों के जवाब हैं आप उनके दें। क्योंकि आप तैयारी करके जाएँगे, सब्जेक्ट पढ़ के जाएँगे, तो हो सकता है कई दफ़े ऐसा होता है कि शुरुआत में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनके जवाब आपको पता नहीं है। आप मायूस नहीं हो बिल्कुल भी। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो जवाब अगर आपसे नहीं आ रहे हैं तो आप नहीं बताते जाएँ। ज़रा भी अपने आप को परेशान ना करें उस समय पे बैठे हुए। डेफ़िनिटली जब आप उन जवाबों को नहीं देंगे तो वो पूछेंगे कि हम कहाँ से पूछें, फिर आप बताएँ अपना टॉपिक, मुझसे यहाँ से पूछ सकते हैं, मैं ये तैयार करके आया हूँ। अगर कई दफ़ा वो पूछते हैं कि आपको किस टॉपिक से पूछें, तो कुछ लोग ऐसे सिंपली जवाब दे देते हैं कि कुछ भी पूछ लीजिए। ये जवाब नकारात्मक मानते हैं ज़्यादातर इंटरव्यू लेने वाले, उनको ठीक नहीं लगता है ये जवाब। इसलिए उनको ये लगता है कि इसका मतलब ये बंदा या तो तैयारी करके नहीं आया है, या अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहा है। तो आप ऐसा दिखावा कतई ना करें। आप पूरे सभ्यता और शालीनता से बात करें, हल्का-सा मुस्कान आपके चेहरे पे होना चाहिए और हल्की-सी नम्रता आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए। आपके चेहरे पे ऐसे भाव दिखने चाहिए कि आप उनको सम्मान दे रहे हैं, ये भाव आपके हर सेंटेंस में झलकना चाहिए। मतलब हर चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होती है। उनको ये एहसास हो कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, क्योंकि आप टीचर जाएँगे और वहाँ पे इंटरव्यू में जो बैठे होंगे उनमें से कई प्रिंसिपल्स होंगे। तो वे एक्सपेक्ट करेंगे कि एक डिसिप्लिन्ड टीचर की तरह आप वहाँ पे बैठें, डिसिप्लिन्ड टीचर की तरह बात करें। आपको टीम में काम करना होगा स्कूल में जाने के बाद, तो आप उस एटीट्यूड के साथ काम करें कि आप टीम में सेट हो सकते हैं, टीम में एडजस्ट हो सकते हैं प्रिंसिपल के साथ। आप से जब पूछे जाएँगे क्वेश्चन, सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी वहाँ पे होंगे, आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट का जवाब दें। सब्जेक्ट एक्सपर्ट अक्सर आपसे पूछते हैं कि किस टॉपिक में से पूछा जाए, तो जिस टॉपिक पे आपकी बेहतर तैयारी है, आप उस पे बताइए कि मैं इसमें से बताऊँगा। कई दफ़े किसी बंदे को लगता है कि मेरी तो सारे टॉपिक्स पे बेहतर तैयारी है, तो भी ये चूक नहीं करें ऐसा बोलने की कि आप कुछ भी पूछ लें। आप एक टॉपिक ऐसा ज़रूर रखें जो औरों से अच्छा हो आपके लिए, चाहे आपका शेयर है, चाहे डिवेंचर है, चाहे बिज़नेस में है आपका कोई टॉपिक, जो है आप उसको बताएँ अच्छे तरीके से और उसका जवाब दें। इसके बाद आप अपने आप को इसलिए भी तैयार करके रखें कि कई दफ़े ये भी बोला जाता है कि आप पढ़ा के दिखा दीजिए। आपको हो सकता है वहीं पे टेबल पे ही चेयर मतलब कॉपी दे दी जाएगी, पेन दे दिया जाएगा कि आप बताइए हमें ये एंट्री करके बताइए। क कॉमर्स वालों से, मैथ वालों से इस हमें क्वेश्चन करके दिखाइए। आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको वहाँ पे करना पड़ सकता है, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ सकता है। कई दफ़े अगर बोर्ड की अरेंजमेंट होती है तो वो बोर्ड पे भी कहेंगे कि आप बोर्ड पे पढ़ा लीजिए, तो आप उसके लिए भी अपने आप को तैयार करके जाएँ। उसके लिए आप अगर किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो बेहतर है, किसी कोचिंग में पढ़ाते हैं तो बेहतर है, और अगर आप नहीं भी पढ़ाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर पे एक ऐसा माहौल बनाएँ जैसे आपके सामने बच्चे बैठे हैं, ये सोचते हुए आप 8-10 दिन पढ़ाएँ। कोई भी टॉपिक पढ़ाएँ, उस टॉपिक को आप 10 दिन तक लगातार पढ़ाते रहिए। आप अपने पहचान जाएँगे 7-8 दिन बाद कि मैं अब इसमें एक्सपर्ट हो चुका हूँ पढ़ाते-पढ़ाते। आप उस टॉपिक को बताइए और उस टॉपिक को पढ़ाइए। हालाँकि कई दफ़ा वो खुद से भी टॉपिक दे देते हैं कि आप इसके बारे में पढ़ाइए। अगर आप वो जानते हैं तो उसके बारे में पढ़ाइए, नहीं जानते हैं तो फिर आप स्पष्ट बताइए उनको कि सर इसमें मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ पढ़ाने में, तो उसके बाद वो स्वयं ही बोल देंगे कि ठीक है आप अपना टॉपिक जो है उससे पढ़ाइए। तो आप इस तरीके से अपने आप को तैयार करके ले जाइए, जिससे आपके जेस्चर, पोस्चर उस दिन सही काम करेंगे। लैंग्वेज लैंग्वेज में कंफर्टेबल कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, यह बात मेन रोल प्ले करती है। अगर आप बहुत धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, या आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि कोई आपका केवल इसी के दम पे आपका सिलेक्शन होगा। आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो भी अच्छी होनी चाहिए। आपका जो बात करने का तरीका है वो भी अच्छा होना चाहिए। मतलब मेन बात क्या है कि उस दिन उन लोगों के विचारों से आपके विचार मिलने चाहिए।
आप हो सकता है बेहतर जानते हो उनसे, लेकिन आपको इस भ्रम में नहीं रहना है कि मैं अगर कई दफ़े ऐसा होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो सीनियर आदमी हैं, तो हो सकता है उनकी उतनी पकड़ नहीं हो किसी टॉपिक पे और हो सकता है आपकी पकड़ ज़्यादा हो। तो आप उनको ये एहसास कराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें कि आपको ज़्यादा नॉलेज है उनसे, क्योंकि यही आपके लिए एक नेगेटिव बन जाएगा तब इंटरव्यू में। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें ज़िम्मेदारी की तरह। कंफर्टेबल कम्युनिकेशन करें आप। आप इंग्लिश में बोलिए, अगर इंग्लिश में पूछा जाता है तो हिंदी में पूछा जाता है तो हिंदी में बोलिए। जिस तरह पूछा जाता है आप उस तरह जवाब दीजिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आप कंफर्टेबल कम्युनिकेशन चुनें अपने लिए। इसके बाद है एटीट्यूड। एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है। पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि आप हर चीज में एक अच्छाई ढूंढें। फॉर एग्जांपल आपको कहा जा सकता है कि भाई मान लीजिए आपको नॉर्थ ईस्ट भेज दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? तो आप नेगेटिवनेस बिल्कुल भी नहीं दिखाएं, आप पॉजिटिव के साथ लें कि नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा तो सर नॉर्थ ईस्ट जाने का मौका मिलेगा, वहां पे काम करने का मौका मिलेगा, ये तो अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए। अभी इस एज में मैं जगह जगह जाऊंगा, जगह जगह पढ़ा भी लूंगा। तो ये इस तरह आपको उस चीज को, हर चीज को पॉजिटिव बना के दिखाने की कोशिश करनी है और आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल भी पॉजिटिव दिखनी चाहिए। आप में ये झलकना चाहिए कि आप एक टीम में काम कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा, आप नवोदय में इंटरव्यू देने जा रहे हैं कि भई ये तो 24 घंटे की जॉब है। कल को रात को आपके पास प्रिंसिपल का फ़ोन आएगा 11 बजे कि आप जल्दी से उठिए, जगिए और जाइए, आपका स्टूडेंट बीमार हो गया, लेके जाइए, तो आप क्या करेंगे? तो चूँकि आप नवोदय में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि ऐसी ड्यूटीज़ वहाँ पे मिलती हैं, आपको 24 घंटे रहना होता है वहाँ पे। तो ड्यूटी का टाइम तो दिन में ही रहता है, बट इवनिंग में भी कुछ ड्यूटीज़ निभानी होती हैं। आप नवोदय में जब जाएँगे तो एक तरह ये समझ कर के जाएँ कि आपका घर, परिवार सब नवोदय बन जाना है। तो आप उसी हिसाब से जवाब दें कि सर हाँ, आ सकता है, ये तो हमारे परिवार में भी होता है कि अचानक हमारे परिवार में कोई आपत्ति आ गई, अड़ोस-पड़ोस में आ गई, तब भी हम रात को 11 बजे भी जगते हैं। तो हम विद्यालय में रहेंगे तो वहाँ पे भी जगना पड़ेगा सर। उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और इस तरीके से आपको पॉजिटिव बने रहना। आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा आपसे शाम को भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सुबह भी पूछ सकता है। आपके प्रिंसिपल बोल सकते हैं कि आप इस विद्यालय में पढ़ाइए, 10 दिन के लिए आपको दूसरे विद्यालय में पढ़ाने जाना होगा। तो आप वहाँ पे हर चीज़ को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। आप माइंड मेकअप पहले से करके रहें तो पॉजिटिव भी रहेंगे। इसके बाद आ जाता है बी ए गुड लिसनर टू गिव गुड आंसर। आप अच्छा आंसर तभी दे पाएंगे जब आप अच्छे तरीके से सुनेंगे। जो भी आपसे पूछा जा रहा है आप उसको अच्छे तरीके से सुनिए और फिर उसके बाद अच्छा जवाब दीजिए, जो संभव जवाब है। और अच्छा जवाब का मतलब ये होता है कि आपसे आता है तो जवाब दें, और आता नहीं है तो ना जवाब दें। ये भी अच्छा ही जवाब होता है कि सर मैं ये इस बारे में नहीं जान रहा हूँ, आप यही बताएंगे, तो वो अच्छा जवाब माना जाएगा। आपका कोई उसमें विशेष नुकसान नहीं होना है, सब्जेक्ट को छोड़ करके। सब्जेक्ट में तो आपको ज़्यादातर चीज़ें आनी चाहिए, फिर भी अगर सब्जेक्ट में भी कोई चीज़ मिस हो रही है, तो भी उसका सही जवाब वही रहेगा कि आप ये बता दें कि मैं अभी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा। आप दूसरा होता है कि आंसर फॉर एवरीथिंग। क्या हर चीज़ का जवाब दें? जी नहीं, ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होता है कि आप हर चीज़ का जवाब दें। रिक्वायर्ड ये होता है कि आप अपने जवाब में ऑनेस्ट हों। ऑनेस्टी जो होगी आपके जवाब की, वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी, ना कि आपका जवाब। अगर आपको पता है तो ऑनेस्टी के साथ आप जवाब दें पूरे तरीके से। आप कंफर्टेबल फील करें और इस चक्कर में ना पड़ें कि सारी चीज़ों के जवाब आपको देने हैं। नेचुरली कई दफ़े ऐसा होता है कि जब हर चीज़ का आप जवाब देते रहेंगे और सही जवाब देते रहेंगे, तो कई दफ़े जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो आपको एंड तक टेस्ट करना चाहते हैं। जब एंड तक वो टेस्ट करना चाहेंगे, तो आपसे वो क्वेश्चंस का जो लेवल है, वो बढ़ाते चले जाएँगे। उसी क्रम में कभी ऐसा भी होगा कि आप बहुत सारे सवालों के जवाब दे गए और वो लास्ट तक कोई क्वेश्चन ऐसा भी पूछेंगे जो एकदम अटपटा होगा, जिसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता है। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कुछ, जिनका जवाब कोई नहीं दे सकता है। तो आप क्लैरिटी के साथ वहाँ पे ये मान लें कि सर इसके बारे में मुझे पता नहीं चल रहा है। आप ये कहने की कोशिश नहीं करें कि इसके बारे में तो आप ही बता दीजिए। मतलब आप उनको चेक करने की बिल्कुल भूल करके भी ये गलती ना करें। आप स्पष्टता के साथ बताएँ कि सर ये मेरे नहीं बता पा रहा हूँ। तो उनको भी अच्छा लगेगा कि ये बंदा जेन्युइन भी है, ऑनेस्ट भी है, सही जवाब भी दे रहा है। तो ये था आज का डिस्कशन हमारा इंटरव्यू के बारे में। और आप सक्सीड करेंगे, यू विल सक्सीड इफ यू आर रेडी टू गेट सक्सेस। आप मेंटली प्रिपेयर रखिए रहिए कि आप सक्सेस होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, तो आप सक्सेस भी करेंगे और इसी तरीके से आप देखेंगे कि आप सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। इसी के साथ मेरी बेस्ट विशेस आपके इंटरव्यू के लिए। आपका इंटरव्यू अच्छा हो।
फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अक्सर मैं ऐसा करता हूँ कि जो वीडियोज़ में क्वेरीज़ पूछी जाती हैं तो मैं आने वाले वीडियोज़ में उनके जवाब देता हूँ। बट ये इंटरव्यू का वीडियो है और मैं इस बात की इम्पोर्टेंस समझता हूँ। जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, अर्जेंट चीज़ें होती हैं, उनके जवाब मैं वहीं पे ज़रूर देता हूँ। आप इस वीडियो में इंटरव्यू से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जवाब होंगे, एक होता है कि बेवजह के क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चन जो बेवजह तो मैं नहीं कहूँगा, ऐसे क्वेश्चन जो अर्जेंट नहीं है, तो उनके हो सकता है मैं जवाब ना भी दूँ। कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके जवाब देने में मतलब मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो उनके भी मैं नहीं दूँगा। जिनके बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं है, तो उनके बारे में नहीं दूँगा। मैं वही जवाब दूँगा जिसके बारे में मुझे क्लैरिटी होगी, और या जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगेगा कि इसका जवाब देना आपके लिए अर्जेंट है और आपको ज़रूरत है वाक़ई में इसकी, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी क्वेरी बिल्कुल रखें इंटरव्यू से पहले, और मेरी बेस्ट विशेज़ इसी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए। थैंक यू।